स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि पवन ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश ₹1,00,000। तो पवन ने ₹1,00,000 कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है बच्चों, तो जिस पैसे से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो आपका कैपिटल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो एक तरफ तो बिजनेस को एसेट मिल गई जिसका नाम है कैश, और एक तरफ से बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो गई है। ठीक है बच्चों, कैश भी इंक्रीज ही हो रहा है बिजनेस का, तो एसेट का इंक्रीज डेबिट किया जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, और कैपिटल का इंक्रीज क्रेडिट किया जाता है। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चों? इसकी एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चों? ₹1,00,000। क्लियर बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई। अगली ट्रांजैक्शन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी ट्रांजैक्शन है। आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया अपने बिजनेस के लिए, और उसका पैसा जो है वो बिजनेसमैन ने अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है। तो पैसा सेविंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में गया है बच्चों, और ये पैसा है ₹50,000। तो बच्चों, जो ओनर का सेविंग अकाउंट होता है वो उसका पर्सनल अकाउंट है, तो अपने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस को पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट का नाम मत लिख दीजिएगा आप अपनी एंट्री में, आप नाम यूज़ करेगा कैपिटल का। और बिजनेसमैन बिजनेस को जब पैसा देता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, इसलिए वो क्रेडिट कर दी जाएगी। और बिजनेस के लिए बैंक बैलेंस एक एसेट है, और एसेट भी इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, और अमाउंट है ₹50,000। क्लियर हो गई एंट्री बच्चों? काफ़ी अच्छी एंट्री है, काफ़ी अच्छी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते कि यहाँ सेविंग अकाउंट के लिए क्या नाम आना चाहिए, सेविंग अकाउंट ही आना चाहिए या कोई और नाम आना चाहिए। तो कौन सा नाम आना चाहिए बच्चों? कैपिटल अकाउंट आना चाहिए। बिजनेसमैन जो बिजनेस को पैसा देता है अपनी तरफ से वो कैपिटल ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगली ट्रांजैक्शन है कि आपने कंप्यूटर खरीदा है ₹20,000 का। ठीक है, और ये पैसा आपने कैश दिया है। तो ₹20,000 के कंप्यूटर को आपने जो है ख़रीदा है और कैश दे के ख़रीदा है। कंप्यूटर एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। जो एसेट बढ़ जाएगी वो डेबिट, जो एसेट कम हो जाएगी वो क्रेडिट। तो बढ़ी कौन? कंप्यूटर। कम कौन हुआ? कैश। अब एंट्री क्या होगी बच्चों? डेबिट पहले लिखना है आपको, तो कंप्यूटर का नाम आप पहले लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे बच्चों? आप क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, तो टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन बनेगी विद ₹20,000। क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में आप लोगों को ये ट्रांजैक्शन? आइए अब बात करते हैं अगली ट्रांजैक्शन की। अगली ट्रांजैक्शन है पेड रिपेयर ऑफ ऑफिस ₹2,500। तो ऑफिस की रिपेयर के लिए आपने ₹2,500 पे किए हैं। ₹2,500 पे किए गए हैं फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस। कैश में ही पे किए गए होंगे बच्चों। तो रिपेयर एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। जो रूल एसेट का होता है वही एक्सपेंस का होता है। एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम होता है, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। LIC का लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का रूल ये होता है, बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो यहाँ पर बच्चों एक एक्सपेंस है और एक एसेट है कैश। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट कम हो रही है। ठीक है बच्चों, तो एंट्री बनेगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2,500। क्लियर हो गया बच्चों ये ट्रांजैक्शन? अगली ट्रांजैक्शन है बच्चों परचेज गुड्स इन कैश। तो गुड्स को खरीदा गया है, कैश में खरीदा गया है। ठीक है बच्चों, और ₹10,000 का खरीदा गया है।
तो जब बच्चों गुड्स की परचेज की जाती है तो उसके लिए गुड्स अकाउंट मत यूज़ करिएगा, परचेजेज अकाउंट यूज़ करिएगा। हम अपने अकाउंट्स में परचेजेज अकाउंट केवल गुड्स की परचेज के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम कोई एसेट खरीदते तो हम एसेट का ही नाम लिखते हैं। अगर मशीनरी खरीदते तो मशीनरी का नाम लिखते हैं, फर्नीचर खरीदते तो फर्नीचर का नाम लिखते हैं। लेकिन गुड्स खरीदे जाएंगे तो हम गुड्स का नाम ना लिख के परचेजेज अकाउंट का नाम यूज़ करते हैं। परचेज अकाउंट को बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, और एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। और कैश तो एक एसेट है और कैश डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट होगा ₹10,000। क्लियर होगी बच्चों ये एंट्री। गुड्स वैसे वो आइटम्स होते हैं जिसमें एक बिजनेस डील करता है। मशीनरी भी गुड्स हो सकते हैं अगर आप मशीनरी में डील करते हैं। फर्नीचर भी गुड्स हो सकते हैं अगर आप फर्नीचर में डील करते हैं। अगर आप इनमें डील नहीं करते तो फिर वो सिंपली एक एसेट है, एक फिक्स टेंजिबल एसेट्स हैं, बट गुड्स नहीं है। ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद एंड कंपनी। अगर आपको सिर्फ नाम दे रखा होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे गुड्स खरीदे हैं प्रसाद एंड कंपनी से, सिर्फ ये बता रखा है कि गुड्स प्रसाद एंड कंपनी से खरीदे गए हैं, ₹1,00,000 के खरीदे गए, ये तो बताया नहीं कि ये कैश खरीदे हैं या क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो अगर आपको सिर्फ नाम दे रखा है तो आप यहाँ पर मानेंगे कि ये क्रेडिट परचेज है, तो ये बंदा हमारे लिए क्रेडिटर है। ठीक है बच्चों। और क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है। गुड्स की परचेज एक्सपेंस है ना बच्चों, और एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट किया जाता है। तो क्या एंट्री बननी चाहिए, एंट्री बननी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रसाद एंड कंपनी, ₹1,00,000। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये ट्रांजेक्शन भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, यानी आपने गुड्स बेचा है इस बार और कैश में बेचा है। अब गुड्स की परचेज करेंगे तो हम परचेजेज अकाउंट यूज़ करते हैं, गुड्स को बेचेंगे तो हम सेल्स अकाउंट यूज़ करते हैं। सेल एक इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और गुड्स बेच रहे हो तो आपकी सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट की जाएगी। गुड्स बेच रहे हो, कैश में बेच रहे हो, कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ रही है, वो डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट। ये तो आप जानते ही ना बच्चों, जो अकाउंट डेबिट होता है उसको पहले लिखना है और जो क्रेडिट होता है उसको बाद में लिखना है। ठीक है बच्चों। और अमाउंट था इस गुड्स अगेंस्ट कैश का ₹20,000। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अगली ट्रांजेक्शन में कहा है कि हमने गुड्स बेचे हैं देव एंड कंपनी को। अब यहाँ पर भी हमें ये नहीं बता रखा कि ये कैश में बेचे हैं या क्रेडिट में बेचे हैं, सिर्फ नाम दे रखा है। गुड्स बेचे हैं ये बता रखा है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे में जब सिर्फ नाम दे रखा होता है तो इसे हम क्रेडिट सेल्स मानते हैं। अब क्रेडिट सेल हुई है तो ये आदमी हमारा डेटर हो गया बच्चों। जिसको हम गुड्स उधार बेचते हैं दे आर कंसिडर्ड एज डेटर्स, और डेटर एक एसेट होते हैं और एसेट बढ़ रही है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। गुड की सेल हमारे लिए सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, ये इनकम है और वो बढ़ रही है तो वो भी, ये बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी बच्चों, देव एंड कंपनी, क्योंकि देव एंड कंपनी हमारी डेटर है, डेटर एक एसेट है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए वो डेबिट किया गया। सेल हमारी इनकम है और इनकम बढ़ रही है इसलिए उसे क्रेडिट किया गया। गुड्स बेचा गया है 75,000 का। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर पॉइंट कंप्लीट हो गया है ना। अब आगे जाके देव एंड कंपनी ने हमें कुछ गुड्स लौटा दिए, उन्हें पसंद नहीं आए या डिफेक्टिव होंगे, डिफेक्टिव थे इसलिए उन्होंने लौटा दिया। तो देव एंड कंपनी ने रिटर्न कर दिए गुड्स। क्या कर दिया बच्चों, रिटर्न, क्योंकि वो डिफेक्टेड थे। सारे गुड्स नहीं लौटाए, उन्होंने सिर्फ ₹15,000 के गुड्स लौटाए। तो ये बेचे हुए गुड्स हैं जो हमारे पास वापस आ गए हैं। इनके लिए नाम यूज़ किया जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ठीक है बच्चों।
अब सेल जब की जाती है तो हमारी इनकम बढ़ रही होती है, लेकिन जब वही बेचा हुआ गुड्स वापस आ जाता है तो उसे हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं और उसको कंसिडर किया जाता है डिक्रीज इन इनकम। अब इनकम बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो जब इनकम कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसे डेबिट करेंगे। हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और देव एक डेटर है ना, और डेटर जब गुड्स लौटा देगा तो डेटर डिक्रीज हो जाएगा, यानी एसेट डिक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। इसने 15,000 के गुड्स लौटाए थे, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, और इनकम डिक्रीज होती है तो डेबिट, है ना बच्चों। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स। और जब हमें वो डिफेक्टिव गुड्स देव ने लौटाए तो ये डिफेक्टिव गुड्स हमने प्रसाद से खरीदे थे, ठीक है। अब इनका कॉस्ट प्राइस था ₹8,000, ठीक है बच्चों। जो गुड्स वापस आए देव से उनका सेलिंग प्राइस 15,000 था, बट उनका कॉस्ट प्राइस था ₹8,000। और ये गुड्स हमने प्रसाद एंड कंपनी को लौटा दिए, जिससे हमने गुड्स खरीदा था, जो हमारे क्रेडिटर थे, क्योंकि हमने उनसे उधार खरीदा था। गुड्स लौटाएंगे तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिटर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। परचेज रिटर्न करी गई है, परचेज एक्सपेंस था वो डेबिट हुआ था, लेकिन परचेज रिटर्न का हम डिक्रीज इन एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। अब परचेज रिटर्न एक डिक्रीज इन एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो एंट्री बनेगी प्रसाद एंड कंपनी डेबिट, क्योंकि प्रसाद एंड कंपनी क्रेडिटर है और क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए वो डेबिट हो रही है। टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं, मैं फिलहाल रिटर्न आउटवर्ड लिख देता हूँ, या परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गुड्स हैं ₹8,000 के, ठीक है बच्चों। इतनी चीज़ क्लियर हो गई अच्छी तरह से, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नाउ कम टू द लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन है, आपने पेड करी हैं सैलरीज, तो सैलरीज पे करी हैं, ठीक है। और सैलरीज जो हैं वो पे करी गई हैं ₹15,000। सैलरीज एम्प्लॉयज़ को पे की जाती है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। और सर्विसेज लेना एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जो है वो जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है। अब एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं तो हमारा कैश जो है एक एसेट है, और एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एसेट का डिक्रीज क्रेडिट किया जाता है ना बच्चों। तो आप डेबिट किसको करेंगे, सैलरीज को, क्योंकि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको पहले लिखा जाता है। और क्रेडिट किसको करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे आप कैश अकाउंट को, क्योंकि कैश एक एसेट है और एसेट कम होता है तो उसे डिक्रीज किया जाता है। इस तरह से बच्चों हमारी ये सारी ट्रांजैक्शंस बन गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना बच्चों, आई है ना अच्छे से समझ में।